हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सर्विस स्टैंडर्ड्स इन रिटेल बैंकिंग के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स का हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैब के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रेपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीएसबीआई। योर ऑप्शंस वर Banking Codes and Standards Bank of India, Banking Codes and Standard Board of India, Basic Custom and Standard Board of India, Basic Codes and Standard Bank of India. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is Banking Code and Standard Board of India guys. Moving ahead, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर के बारे में, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससी, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में। सो गाइस देखिए, एज डिफाइंड इन द एमएसएमईडी एक्ट 2006, MSCs covers micro and small enterprises engaged in manufacturing, production or processing or preservation of goods and those engaged in providing or rendering of services। तो इसका मतलब क्या है कि वो सभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, वो सभी एंटिटीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे? माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस बोल देंगे। इसके अलावा ऐसी एंटिटीज़ जो कि सर्विसेज को रेंडर करने का काम कर रही हैं। अब यहाँ पे सर्विसेज और प्रोडक्ट से मतलब क्या है कि जिस देखिए जैसे जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनके द्वारा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिगार्डिंग, जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो प्रोड्यूस किए जाएंगे एमएससीज के द्वारा। इसके अलावा फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, तो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे दोज विल बी द पार्ट ऑफ एमएससी गाइस, ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज भी एमएससीज के द्वारा रेंडर की जाती हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके अलावा डिजिटल सर्विसेज। सो ऐसी एंटिटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन रेंडरिंग दीज सर्विसेज टू द कस्टमर्स, उन सभी एंटिटीज़ को भी हम लोग क्या बोल देंगे? माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज बोल देंगे गाइज। अब हमारे पास एक क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलती है बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट। तो ऐसी एंटिटीज़ जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 करोड़ रुपीज़ है और टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ है, उनको हम लोग माइक्रो एंटरप्राइज बोल देंगे। इसके अलावा ऐसी एंटिटीज़ जिनकी इन्वेस्टमेंट जो 25 करोड़ रुपीज़ तक है और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ रुपीज़ तक का रह रहा है, तो उनको हम लोग स्मॉल एंटरप्राइजेज़ का पार्ट मानेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ 125 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट है किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की और टर्नओवर इज़ अप टू ₹500 करोड़, तो उसको हम लोग मीडियम एंटरप्राइजेज़ का पार्ट मानेंगे गाइस। तो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससीज के बारे में। तो गाइस देखिए, इस कोड को लाया गया था बीसीएसबीआई के द्वारा इन मई 2008 और इसके द्वारा मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं फॉर बैंकिंग प्रैक्टिसेस जब भी बैंक्स जो हैं वो डील करेंगे विद द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस गाइस। अब क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को इस कोड के देखने के लिए मिलते हैं। सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड पॉजिटिव थ्रस्ट टू एमएससी सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू एफिशिएंट बैंकिंग। मतलब जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस वाला सेक्टर है उसके साथ बैंकिंग की सर्विसेज को जो है वो एक प्रॉपर वे में इनकलकेट किया जाना, इट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससी। नेक्स्ट इज टू प्रमोट फेयर एंड गुड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, improve communication with the MSC customers, एनकरेज मार्केट फोर्सेस थ्रू कंपटीशन। अब इसका क्या मतलब है? मार्केट फोर्सेस को एनकरेज करना, ठीक है, थ्रू कंपटीशन। मतलब जैसे मान लो कोई एक माइक्रो एंटरप्राइज है M1 और दूसरी एक माइक्रो एंटरप्राइज है M2। अब M1 ये जो माइक्रो एंटरप्राइज है इसके द्वारा इन कोड्स को फॉलो किया जाना स्टार्ट हो गया, बट M2 ने अभी तक इन कोड्स को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया। तो अल्टीमेटली जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये कोड्स फॉलो किए जा रहे होंगे वहाँ पे जो कस्टमर्स रहेंगे दोज विल बी सेटिस्फाइड गाइस। So ultimately ऐसे individual customers who are currently engaged with this M2 will start to migrate toward this M1 due to
प्रॉपर मिनिमम स्टैंडर्ड्स विच आर बीइंग सेट बाय दिस BCSBI, उनको क्योंकि यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस वजह से कस्टमर्स यहाँ से माइग्रेट होकर के यहाँ आ जाएंगे। सो एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट के अंदर देखने को मिलता है हम लोगों को, जिस वजह से सो दिस वाज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू MSC। इसके अलावा टू प्रमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द MSC एंड द मेंबर बैंक, सो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज और जो मेंबर बैंक जिसके थ्रू बैंकिंग की सर्विसेज को अवेल किया जा रहा है, क्रेडिट लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, सब्सिडीज ली जा रही हैं, उनके बीच में एक फेयर और कोर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना। इसके अलावा टाइमली एंड क्विक रिस्पॉन्स इन बैंकिंग नीड्स, मतलब अगर MSC सेक्टर को किसी भी तरह की बैंकिंग के रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की नीड है तो उसको टाइमली और क्विक मैनर के अंदर जो है वो सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाना। सो दिस वाज द ओवर आर्चिंग एम ऑफ दिस कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू MSC गाइस। अब क्या कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, मतलब ये जो कोड है जहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, तो वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल रहेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए अकाउंट्स, जिसमें करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और PPF अकाउंट। इसके अलावा पेमेंट सर्विसेज जैसे RTGS, NEFT, डिमांड ड्राफ्ट, पेमेंट ऑर्डर, पेंशन ऑर्डर। अलॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डीमैट अकाउंट, ये सभी कवर होंगे। अलॉन्ग विद दिस लोन्स, ओवरड्राफ्ट एंड गारंटी। अलॉन्ग विद दिस कार्ड प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेशली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज। सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स जो कि कवर किए जाएंगे। अब देखिए इसके अलावा जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जैसे E-वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, भीम एंड आधार पे। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन सभी प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर के अंदर। इन प्रोडक्ट्स के अलावा जो एडिशनल प्रोडक्ट जो इस पर्टिकुलर कोड का पार्ट बनते हैं, दोज आर फैक्टरिंग सर्विसेज, मर्चेंट सर्विसेज, लेटर ऑफ क्रेडिट, इशूइंग गारंटी, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स एंड बायर्स क्रेडिट। सो दीज आर द एडिशनल प्रोडक्ट्स जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, विच आर द पार्ट ऑफ दिस कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू MSCs गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोड कंप्लायंस रेटिंग के बारे में। अब जो ये कोड के अंदर जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए, क्या उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है बैंक्स के द्वारा, और अगर किया जा रहा है तो किस लेवल तक फॉलो किया जा रहा है, इसके लिए जो है कोड कंप्लायंस रेटिंग का यूज किया जाता है। सो एज अ पार्ट ऑफ इट्स मैंडेट ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड्स, जो BCSBI है इसके द्वारा फॉलोइंग क्राइटेरिया को जो है यूज किया जाता है फॉर असेसिंग द कंप्लायंस। अब यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ सेलेक्टेड ब्रांचेस। अब देखिए किस तरह से रेटिंग की जाएगी, तो आउट ऑफ 100 जो है वो रेटिंग की जाएगी, पहले स्कोरिंग की जाएगी, उस स्कोर के बेसिस पे रेटिंग की जाएगी। तो अगर एक एंटिटी या फिर एक बैंक का स्कोर जो 85 एंड अबव है तो उसको हाई रेटिंग कैटेगरी का पार्ट माना जाएगा। 70 to 85 के बीच में अगर स्कोर है आउट ऑफ 100 तो अबव एवरेज कैटेगरी का पार्ट माना जाएगा। 60 to 70 के बीच में अगर स्कोर है तो एवरेज रेटिंग कैटेगरी का पार्ट माना जाएगा। बिलो 60 अगर स्कोर रहता है तो बिलो एवरेज रेटिंग कैटेगरी का पार्ट माना जाएगा गाइस। अब यहाँ पे ये जो स्कोरिंग की जा रही है इसके लिए पैरामीटर्स कुछ डिसाइड किए गए हैं, जैसे अगर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सही से की जा रही है तो उस केस में 20 पॉइंट्स विल बी गिवन टू द इंडिविजुअल बैंक आउट ऑफ 100। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए 22 वेटेज इज बीइंग केप्ट, कस्टमर सेंट्रिसिटी के लिए 30 जो है वो वेटेज रखी गई है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए 15 इज द वेटेज, कस्टमर फीडबैक के लिए 13 वेटेज रखी गई है, और ये सभी वेटेज जो है ये आउट ऑफ 100 यहाँ पे रखी गई हैं। सो इस तरह से जो है वो रेटिंग की जाएगी। सबसे पहले स्कोरिंग की जाएगी, उस स्कोरिंग के बेस पे फिर रेटिंग की जाएगी कि भाई कौन सा बैंक जो है वो इन कंप्लाइंस को जो है वो फॉलो कर रहा है गाइस, ठीक है, या फिर कोड को फॉलो कर रहा है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कस्टमर ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो देखिए गाइस, अगर कस्टमर को किसी भी तरह की कंप्लेंट करनी है तो बैंक विल हेल्प द कस्टमर, और कस्टमर को बताएगा कि वो कैसे कंप्लेंट कर सकता है, कहाँ पे जो है वो कंप्लेंट की जा सकती है, टू होम द कंप्लेंट कैन बी मेड, कब उस कंप्लेंट का एग्जैक्ट रिप्लाई वो एक्सपेक्ट कर सकता है, whom to approach for the redressal and what to do अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है इस जो आउटकम वहाँ से आती है, उसको प्रॉब्लम का जो रेजोल्यूशन दिया जाता है अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिर क्या कर सकता है उस केस में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बैंक के द्वारा ही कस्टमर को बताई जाएंगी अगर कस्टमर जो है वो किसी भी तरह की कंप्लेंट करना चाहता है। अब देखिए, अगर जो कंप्लेंट है अगर वो रिजॉल्व रहती है ब्रांच लेवल के ऊपर,
मतलब वो रिजॉल्व नहीं हो पाती है ब्रांच लेवल के ऊपर, तो उस केस में जो ब्रांच है इट विल इंश्योर कि भाई ये जो कंप्लेंट है इसको एस्केलेट किया जाए टू द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ ग्रीवेंस रिडर्सल अथॉरिटी विद इन द बैंक। पहले ब्रांच लेवल के ऊपर देखा जाएगा, उसके बाद विद इन द बैंक जो हाईएस्ट ग्रीवेंस रिडर्सल अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को एस्केलेट कर दिया जाएगा और बैंक को फाइनल रिस्पॉन्स देना होगा विद इन द 30 डेज गाइस। अब यहाँ पे जो कस्टमर है वो रीजनल ऑफिसर, जोनल ऑफिसर, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर तीनों में से किसी को भी अप्रोच कर सकता है रिगार्डिंग दिस कंप्लेंट, और इनके जो एड्रेसेस हैं ये ब्रांच के अंदर डिस्प्ले किए जाएंगे बाय द पर्टिकुलर बैंक गाइस। अब अगर ये रिटर्न कंप्लेंट है और ये हैंड डिलीवर्ड की गई है बाय द इंडिविजुअल कस्टमर टू द बैंक, तो उस केस में जो बैंक है दैट विल इमीडिएटली प्रोवाइड एन एक्नॉलेजमेंट टू द कस्टमर और एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर जो है वो SMS कर दिया जाएगा इंडिविजुअल कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। बट अगर ये कंप्लेंट जो फ़ोन के ऊपर रिले की गई है एट अ बैंक डेजिग्नेटेड टेलीफोन हेल्प डेस्क या फिर कस्टमर सर्विस नंबर, तो बैंक को उस केस में जो कंप्लेंट रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करना है और कस्टमर को इन्फॉर्म रखना है कि भाई क्या प्रोग्रेस हुई उसकी कंप्लेंट के अंदर, जो उसने वहाँ पे जो था वो कंप्लेंट सबमिट की थी उस कंप्लेंट में क्या कुछ प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रही है विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम गाइस। तो मतलब एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो कस्टमर को बताना पड़ेगा कि भाई क्या प्रोग्रेस आपकी कंप्लेंट के अंदर हुई है अभी तक। अब आफ्टर एग्जामिनिंग द मैटर जो बैंक है वो फाइनल रिस्पॉन्स भेज देगा, या तो उस कंप्लेंट का जो रेजोल्यूशन है वो भेज देगा कस्टमर को, या फिर बैंक को जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्यों बैंक को जो है वो ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है, इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए। और ये जो सारा प्रोसेस मतलब उसको एक्सप्लेनेशन भी देनी है या फिर उसको फाइनल रिस्पॉन्स देना, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो विद इन 30 डेज देनी पड़ेंगी बैंक को जब वो कंप्लेंट रिसीव होती है। और उसके बाद बताना पड़ेगा कस्टमर को कि भाई वो अपनी कंप्लेंट को लेकर के कहाँ जा सकता है अगर वो स्टिल सेटिस्फाइड नहीं है। अब विद इन 30 डेज ऑफ लॉजिंग अ कंप्लेंट विद इन द बैंक, अगर कस्टमर को लगता है कि उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या फिर सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उस केस में जो कस्टमर है he or she can pursue other avenues for the redressal of grievance। मतलब वो अदर रेवेन्यूज, अदर दूसरे रास्ते देख सकता है कि भाई मुझे कौन से दूसरे रास्ते हैं जहाँ से मेरी कंप्लेंट का जो है वो एक अच्छा और एक सेटिस्फाइड रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है। तो इस केस में he or she may approach banking ombudsman who is being appointed under the banking ombudsman scheme by the RBI। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो हाईएस्ट एपीलेट अथॉरिटी है इन केस ऑफ कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल वो सेटअप की गई है अंडर दिस बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन स्कीम, और उसको बोला जाता है बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन गाइज। तो फाइनली अगर कस्टमर को लग रहा है कि भाई मेरी कंप्लेंट का रेजोल्यूशन मुझे बैंक के लेवल पे नहीं मिल पा रहा है, तो कस्टमर क्या कर सकता है, बैंकिंग ओम्बर्ड्समैन को जो है वो अप्रोच कर सकता है गाइज। नाउ try to answer this question guys, which of the following criteria are used by BCSBI for monitoring the compliance with codes? Your statements are information dissemination, grievance redressal, digital products. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So try to answer this question in your comment box. Apart from this, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए with respect to your JIB preparation, तो आप लोग जो है वो EduTap की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब दिख जाएगा। कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाते ही जैब कोर्सेज पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। सो व्हेन एवर यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे AFM, RBWM, PPB और IFS चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स, और जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करना चाहें तो आप लोग इस पर्टिकुलर कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को एक रेलेवेंट डिस्काउंट ऑफर कर दिया जाएगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को कंप्लीट मास्टर कोर्स अवेल नहीं करना है, यू वांट टू अवेल अ सिंगल कंपोनेंट मास्टर कोर्स, तो आप लोगों को जस्ट सिंगल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोगों को IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो विद रिस्पेक्ट टू योर JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है वो hello@edutap.co.in के ऊपर जो है वो मेल कर सकते हैं गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।